गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल की ही और सारे टॉपिक्स जो हमने पिछले क्लासेस में कवर नहीं कर पाए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनेज विदाउट मेम्ब्रेन, मतलब वो सारे कोशिकांग जिनमें कोशिका मतलब झिल्ली जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है वो नहीं होती है। ठीक, तो आज हम सबसे पहले ऑर्गेनेज विदाउट मेम्ब्रेन में पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। इससे पहले भी आप क्या है राइबोसोम्स के बारे में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि राइबोसोम जो है वो क्या है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री। अब प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका मेजर काम क्या होता है? का मेजर काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। किसी भी सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है मेजरली राइबोसोम्स के द्वारा होती है। ठीक, तो ये प्रोटीन फैक्ट्री नाम पड़ा इसका। सबसे पहले एनिमल सेल में इसको खोजा था पैलाडे ने। पैलाडे ने सबसे पहले एनिमल सेल में खोजा। रॉबिन्सन ने प्लांट सेल में भी खोजा। अब देखिए राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो राइबोसोम्स होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं 70S टाइप और एक बोलते हैं 80S टाइप। अब आप बोलेंगे सर ये तो हमने पहली क्लास में जब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस देखा था, जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, तब हमने वहां पे क्या है 70S और 80S आपको बताया था। तब आप आज आपको क्लियर होगा राइबोसोम्स जो है वो टू टाइप्स होते हैं, 70S टाइप और 80S टाइप। अब देखिए 70S टाइप और 80S टाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें से ये आपको लर्न करना जरूरी है। ये जो है आपका 30 और ये 50S होता है। अब आप बोलेंगे कि सर इसको काउंट करने में तो 80 हो रहा है, 538 मतलब 80, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 70S को डिवाइड करके बना है। ये जो है ये S जो है वो स्ट्रासबर्ग एक यूनिट होती है, उसको मेजर करते हैं। और ये जो है ये ब्रेकडाउन से नहीं बना है, ये एसोसिएशन से बना है। इसको काउंट करके या एडिशन करके ये 70S नहीं बना है। तो ऐसा मत करिएगा कि 70S को डिवाइड किया, ये आपको याद करना पड़ेगा 30S और 50S। इसी प्रकार से ये जो है ये 60S और ये क्या है 40S टाइप्स होता है। तो ये आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर है 70S और 80S। आपको पता है 70S जो है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो वो 70S टाइप के होते हैं। 80S टाइप जितने भी हायर प्लांट्स हैं, हायर एनिमल्स हैं, उनमें क्या है 80S टाइप राइबोसोम्स मिलते हैं। ये डिफरेंस होता है। वैसे तो ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, मतलब 30S, 40S ये सब क्या है, मतलब 50S ये सब अलग अलग होते हैं। बट मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 12th लेवल पे, 11th लेवल पे तो मेनली नहीं पूछा जाता, बट हायर कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव लेवल पे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस ये जो एसोसिएशन होता है, मतलब इनका बॉन्डिंग होता है, वो मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है। अगर मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो ये क्या है, ये आपका कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये 30S और 50S एसोसिएट होकर क्या बना लेते हैं 70S बना लेते हैं। अगर मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन कम होगा तो ये क्या है, ये सेपरेशन बना रहेगा या सेपरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। आई होप ये मैग्नीशियम आयन कंसेंट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो राइबोसोम्स में इतना ही है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल अगर बात किया जाए, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स, तो ये क्या है राइबोसोम्स। अब हम सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, टॉपिक देखने वाले हैं न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस का डायग्राम मैंने पहले भी बनाया था सेल के अंदर, बट अभी बना रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो
न्यूक्लियस के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर साइड में मेम्ब्रेन होती है, वही क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके बीच में जो गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। जो भी आपके प्रोटीन का या जो भी आपके लिपिड्स का, न्यूट्रिएंट्स का जो भी ट्रांसफेरेंस होता है वो इन्हीं कोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंदर गोल सा पार्ट आपको बताया था, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और अंदर क्या थे आपके जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने की थी, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, आई होप आपने याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की। एक टर्म आपको पता होना चाहिए, कैरियोलॉजी। आपको इससे पहले भी मैंने बताया है कि कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। मतलब न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी बोलते हैं, न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी बोलते हैं। तो ये है ओवरऑल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, और जो न्यूक्लियस है इसको कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियोलस करता है। इसलिए न्यूक्लियोलस जो है वो मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फोंटाना ने इसकी खोज की थी। बोमैन ने इसको सर्वप्रथम न्यूक्लियस जो है वो नाम दिया था, न्यूक्लियोलस जो है नाम दिया था बोमैन। तो आपको पता है न्यूक्लियोलस जो है वो सेंटर का पार्ट होता है, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। और ये जो है ये अंदर के न्यूक्लियस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अंदर राइबोसोम्स या अंदर जो है राइबोसोम्स, प्रोटीन, जेनेटिक मटेरियल, इन सब को कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियोलस करता है। तो आई होप कि आपको न्यूक्लियस का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम मेजर इंपॉर्टेंट जो है क्रोमोसोम्स, जेनेटिक मटेरियल, इसको आगे डिस्कस करेंगे। देखिए कोई भी जो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है वो जो है वो 2-3 चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब इन चीजों को समझने के लिए सिंपली पहले मैं आपको एक डायग्राम से बताना चाहता हूं कि ये प्रोसेस कैसे होती है, या क्रोमोसोम्स क्या है, जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, ये कैसे आपस में एसोसिएट करते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, बच्चों को नहीं समझ में आता कि जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए कैसे कोलैबोरेट होकर जेनेटिक मटेरियल बनाता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक, इसीलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। देखिए ये स्ट्रक्चर आपने बहुत पहले हमेशा से देखते आए होंगे, ये मैं आपको डीपली आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार ग्राफिकली देख लीजिए कि क्या होता है। तो ये एक डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट है, इसका जो छोटा सेगमेंट होता है वो उसको जीन्स बोलते हैं। ठीक है, छोटे से सेगमेंट को जीन बोलते हैं। ये पूरा डीएनए आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इसको कवर करता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होने के साथ साथ ये बीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मोती की माला होती है, धागे में पिरोई हुई होती है, उसी प्रकार ये मोती की माला की तरह होती है, और आपस में इतना ऐसे तरीके से जुड़ जाते हैं कि ये जुड़ी हुई संरचना ऐसी कुछ दिखती है, और इन्हीं को क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि डीएनए क्या है, जीन्स क्या है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये मिलकर एसोसिएट होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की, कि डीएनए का कंपोजिशन, डीएनए बनता कैसे। ठीक है, तो डीएनए जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। फॉस्फोरिक एसिड जो कि एसिडिक फॉर्म में होता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे देखिए पेंटोज शुगर होता है, इसके साथ कंबाइन होता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, और इसके साथ जुड़ा होता है, इसको आप एस से रिप्रेजेंट कर दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि शुगर है, पेंटोज शुगर। शुगर के साथ जुड़े होते हैं फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इधर भी और उधर भी एसिड भी जुड़ा होता है। एक नाइट्रोजन बेस है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस और शुगर, और ऐसे करके फॉस्फोरस। तो ये ऐसे करके फिर ऐसे करके एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पे ये जो होता है ये शुगर है, ये जो है नाइट्रोजनस बेस है, और ये जो है वो फॉस्फोरस के साथ जुड़ा है। ये कुछ ये श्रृंखला बनाता है। आई होप कि आप समझ गए। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो H3PO4 होता है, जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, POH OH OH और ये O। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसे डीएनए और आरएनए बोला जाता है। C5H10O4, ये फॉर्मूला आप रट लीजिए कि C5H10O4 को डीएनए बोलते हैं, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये 1 नंबर के प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछाता है कि डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए और आरएनए का बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका ये स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। OH का कंपाउंड यहाँ लगा है, यहाँ पे भी H होगा, H H H OH H CH2 OH और O। यहाँ पे देखिए एक OH नहीं लगा हुआ है। आरएनए में क्या है, C5H10O5, एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो वो एक ऑक्सीजन की एल्कोहल में बनता है, और ये सेम इसका स्ट्रक्चर है। डीएनए का आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन जो होते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको 2 भागों में बांटा जाता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरिमिडिन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ये इनके डायग्राम है। एडेनिन में देखिए ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ एक एसोसिएटेड रिंग है, सेम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है। NH2 यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे साइड में यहाँ एक कीटोन ग्रुप लगा है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप नहीं। थायमिन का स्ट्रक्चर भी देखिए ऐसा ही है। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए, कभी पूछा तो नहीं जाता है, बट ये स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होने चाहिए, समझे होने चाहिए, क्योंकि आगे फर्दर क्लासेस में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, जब ये बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ कोलैबोरेट करता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड बनाता है, और ये बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये डीएनए के साथ बना है। मतलब डीएनए में और आरएनए में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है कि गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ डीएनए में बनाता है, गुआनिन यूरेसिल के साथ आरएनए में एसोसिएट होता है। सेम इसके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन ये क्या होता है, आरएनए में। आई होप कि ये आपको ये फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे बताया आपको, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, जब शुगर हो गया, आपने पढ़ा है पेंटोज शुगर, डीएनए और आरएनए, नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, उसको न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। और ये जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं।
इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। और जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो फॉस्फोरिक एसिड से जब जुड़े होते हैं तो वो एस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, एस्टर बॉन्ड। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, शुगर है ये शुगर है, ये जो है नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ा है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड के द्वारा, और ये यहाँ पे फास्फोरस से जुड़ा हुआ है एस्टर बॉन्ड के द्वारा, सेम फास्फोरस से जुड़ा है। तो ये आपका डीएनए का एक साइड का स्ट्रक्चर है। अब डीएनए को यहां से भी देख सकते हैं, ये जो है ये नाइट्रोजनस बेसिस है। एक जो पूरी क्वाइल है, एक क्वाइल का जो आपका डिस्टेंस होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। एक दो नाइट्रोजनस बेस की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है, और इन दोनों के बीच की चौड़ाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इक्वालिकल फॉर्म में होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको केमिकली भी बताया है कि कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए, ये पेंटोज शुगर है, ये बेस के साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस के साथ। ये डीएनए का है, तो मैंने आपको बताया था कि ये रिंग है, CH2 है, यहाँ पे OH था, तो OH के साथ ये बॉन्ड करके H को निकाल देता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस जो है वो कंबाइन कर देता है। यहाँ पे वाटर जो है रिलीज होता है, कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि OH था, यहाँ पे भी OH रहता है, तो ये यहाँ पे पानी निकल जाता है और ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड कर जाता है। ठीक है, ये केमिकली है, ये बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से ये हाइड्रोजन वाटर निकल जाता है और यहाँ पे ये क्या है, जुड़ जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस में हो जाता है। सेम इसी तरीके से ये भी जो दूसरा पेंटोज शुगर है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और क्या है, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल जाता है, इसलिए निगेटिव हो जाता है। तो ये पूरी चेन इस तरीके से बन गई है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो डीएनए का आपका स्ट्रक्चर है। अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं जिनकी डिस्कवरी आगे हुई है। तो पॉलीटीन सिलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, बल्बियानी ने इसको खोजा था बर्ड्स की सलाइवा में, मतलब बर्ड्स की जो सलाइवा थी उसमें इन्होंने खोजा। ये जो थे ये 200 टाइम्स ज्यादा बड़े थे नॉर्मल क्रोमोसोम से, मतलब ये काफी लार्ज क्रोमोसोम्स हैं। इसका स्ट्रक्चर है कुछ, यहाँ पे देखिए ये काफी कंसेंट्रेटेड अमाउंट है, यहाँ पे लाइट अमाउंट है, यहाँ पे फिर ये कंसेंट्रेटेड है, फिर ये लाइट अमाउंट है। जो ये लाइट जो दिख रहा है आपको, इसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, ये लाइट कलर के होते हैं। यहाँ पे कंसेंट्रेशन जो है वो कम होता है। यहाँ पे कहाँ है, जहाँ पे डार्क है उसको क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, डार्क कलर शो करते हैं। ठीक, इसी प्रकार से लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो है वो देखिए, ये बॉटल को साफ करने के लिए आपने ब्रश देखा होगा, उस शेप में कुछ रहता है, इसलिए इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ये oocytes मतलब जो एग्स होते हैं, फीमेल एग्स, उसमें मेनली देखने को मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक कुछ इस प्रकार है, जिगजैग तरीके से। इसका एक छोटा सा सेगमेंट उठा के देखते हैं तो देखेंगे डीएनए की एक्सिस होती है, और प्रोटीन और डीएनए का जो है वो आउटरमोस्ट कवरिंग होता है इसका। ठीक है, तो ये जो है ये आपके जो दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं जो आपको देखने हैं, ध्यान दे रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन इससे उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीटीन सिलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स इन oocytes में। तो स्टूडेंट्स, आप लोग के सारे टॉपिक्स जो है वो कवर अप हो गए हैं। इसमें स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आपने जो भी कुछ देखा है, इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर आपको टर्म नहीं समझ में आ रही है, आपको नए टर्म मिल रहे हैं, तो उसको आप पूछ सकते हैं, इजीली आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सब कुछ आप लोग को पता है पहले से ही। तो आज की क्लास में ये सारी चीज हमने कवर अप कर ली है। तो अब जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो आएंगी आपके नए चैप्टर्स में, नए चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो अब आज यही टॉपिक अपना फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।